54 एसी का यह भयानक साल द ईयर ऑफ स्ट्रेंजर अभी बस खत्म ही होने आया था। इस साल किंग जहेरिस और उसके स्मॉल काउंसिल ने कई सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आने बाकी थे। ये साल अभी खत्म होते होते सबसे बड़ा प्रॉब्लम जहेरिस के सामने आता है कि उसके हैंड ऑफ द किंग डेमोन वेलेरियन ने हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से रिजाइन कर दिया। सो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा कि सर डेमोन वेलेरियन की सिस्टर एलिसा वेलेरियन और फिर उसके बाद में सर डेमोन वेलेरियन की नीस यानी भतीजी लियाना वेलेरियन, ऐसे कुछ बहुत सारे फैमिली मेंबर्स मर गए थे, जिसके कारण अभी थोड़े से बूढ़े हुए डेमोन वेलेरियन का मन इतना स्मॉल काउंसिल में लग नहीं रहा था और इन्हीं रीजंस की वजह से उन्होंने अपने हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। पहले तो जहेरिस नहीं चाहता था कि उसके अंकल उसे छोड़ के चले जाए, बट एलिसन ने उसे समझाया कि अभी अंकल डेमोन को हमें जाने देना चाहिए। सो इसीलिए सर डेमोन वेलेरियन को उनके आइलैंड ड्रिफ्ट मार्क पे जाने दिया जाता है। अभी कहने के लिए तो सर डेमोन वेलेरियन ने इस्तीफा दिया क्योंकि उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स हुए थे, बट कई लोगों की माने तो एक्चुअली सर मैनफ्रेड रेडविन और खुद डेमोन वेलेरियन, इन दोनों के बीच में कुछ पावर स्ट्रगल शुरू थी और उन दोनों में कुछ अनबन थी, ऐसे भी कहा जाता है। बट जो भी हो, सर डेमोन वेलेरियन के जाने की वजह से किंग जहेरिस को अभी नया हैंड ऑफ द किंग चुनना था। सबसे पहले तो किंग जहेरिस ने अपने एकदम जिगरी दोस्त सेप्टन बार्थ को ही हैंड ऑफ द किंग बनाने का सोचा, बट इस ओपिनियन से स्मॉल काउंसिल के बाकी कुछ लॉर्ड थोड़े से खफाते क्योंकि सेप्टन बार्थ वैसे एकदम लो बर्थ के थे, वो कोई एकदम बड़े लॉर्ड वगैरह नहीं थे, तो इसीलिए उनको एकदम सेकंड बिगेस्ट पोजीशन ऑफ वेस्टेरोस देना मतलब थोड़ा सा उनको प्रॉब्लमेटिक लग रहा था। इवन सेप्टन बार्थ ने भी कहा कि हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें झेलनी पड़ेगी और इसीलिए वो ऐसी एकदम बड़ी ऑफिशियल पोस्ट इस समय नहीं चाहते। वो सीक्रेटली फ्रॉम द शैडोज ही किंग एंड क्वीन के एक सलाहकार के तौर पे काम करेंगे तो ही अच्छा है, ऐसा उन्होंने सीधा स्मॉल काउंसिल मीटिंग में कह दिया। सो अभी हैंड ऑफ द किंग किसे बनाए? इस स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में कई सारे कैंडिडेट्स का डिस्कशन शुरू हो गया। किसी ने लाइमन लैनिस्टर का नाम लिया तो किसी ने रॉजर बराथियन का नाम लिया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हम बूढ़े डोनेल हाईटावर को भी कंसीडर कर सकते हैं, बट इन सभी कैंडिडेट्स को कुछ ना कुछ रीजन के वजह से ठुकराया गया। इसके बाद में एक सरप्राइज कैंडिडेट का भी नाम यहाँ पे आया था एंड दैट वाज लॉर्ड एलैरिक स्टार्क, जो कि लॉर्ड ऑफ विंटरफेल थे और उनका नॉर्थ में बहुत बोलबाला होने लगा था। तो ऐसे जिनका नाम इतना नॉर्थ में अच्छा है तो उनको हैंड बनाएंगे तो नॉर्थ के लोग भी थोड़ा बहुत टारगेरियन डायनेस्टी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा सब डिस्कशन भी यहाँ पे इस मीटिंग में हुआ था, बट उन्हें भी कुछ ना कुछ रीजन के वजह से ठुकराया गया। इवेंचुअली एक नाम हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन के लिए फिक्स होता है, जो कि एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग नाम रहा था और अब तक अपने चैप्टर सीरीज में उसका नाम भी मैंने नहीं लिया था, एंड दैट वाज लॉर्ड ऑफ एकॉर्न हिल माइल्स स्मॉलवुड। तो अभी ये कौन है? तो माइल्स स्मॉलवुड एक्चुअली रिवर रन के हाउस स्मॉलवुड के लॉर्ड थे और वो पूरे वेस्टेरोस में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर जनरल माने जाते हैं। वो पिछले 20 सालों में पूरे वेस्टेरोस के बेस्ट बैटल कमांडर रहे थे। वो अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर और लॉयल्टी के लिए खास करके जाने जाते हैं। सो इस सर माइल्स स्मॉलवुड को हैंड ऑफ द किंग बनाया जाए, उसके लिए उसके लीज लॉर्ड प्रेंटिस टली और उनकी प्यारी पत्नी लेडी लुसिंडा टली, इन दोनों ने भी रिकमेंडेशंस दिए। सो लीज लॉर्ड यानी कि आप जिसके बैनरमैन होते हो वो लॉर्ड। सो ये एकॉर्न हॉल एक्चुअली रिवरलैंड्स में आता है, इसीलिए ये हाउस स्मॉलवुड एक्चुअली हाउस टली के बैनरमैन थे। तो प्रेंटिस टली को अच्छे से पता था कि ये माइल्स स्मॉलवुड कितने अच्छे इंसान है, तो इसीलिए प्रेंटिस टली और उनकी पत्नी लुसिंडा टली ने अपने बैनरमैन माइल्स स्मॉलवुड के लिए स्मॉल काउंसिल मीटिंग्स में सहारा दिया और रिकमेंडेशंस दिए। इसी के साथ साथ इवन किंग्सगार्ड विलियम द वॉस्प ने भी सजेस्ट किया कि माइल्स स्मॉलवुड को हायर किया जाए, क्योंकि किंग्सगार्ड बनने के पहले ये विलियम द वॉस्प सर माइल्स स्मॉलवुड का स्वॉर्न शील्ड था, बट फिर गोल्डन वेडिंग में किंग्सगार्ड के लिए रखे गए कंपटीशन वॉर ऑफ द व्हाइट क्लोक्स में जीतने के बाद में विलियम द वॉस्प ने किंग्सगार्ड ज्वाइन किया था। तो ऐसे कुछ
खास और भरोसेमंद लोगों ने जब कहा कि माइल्स स्मॉलवुड को हैंड बनाया जाए, तब जहेरिस ने इस सर माइल्स स्मॉलवुड को हायर कर लिया। सो अभी ये कहानी रही किंग्स लैंडिंग में, और इसके बाद में अब हम चलते हैं ड्रैगनस्टोन पर। ड्रैगनस्टोन पर अभी बहुत ही सैड एनवायरनमेंट था। यहाँ पर अभी रेना टारगेरियन कुछ अलग ही सदमे में थी, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में उसके साथ बहुत ही भयानक हादसे हुए। पहले तो उसके 3 ड्रैगन एग्स चोरी हुए थे, और अभी रिसेंटली उसके 5 जिगरी दोस्तों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। सो अभी ये रिसेंट टाइम रेना के लिए बहुत ही बुरा रहा था, बट रेना के प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुए थे। रेना के लिए ड्रैगनस्टोन पर अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसकी यंग टीनेज बेटी 13 साल की प्रिंसेस एरिया टारगेरियन। अपनी माँ थोड़ी दर्द में है, तो अपने माँ को थोड़ा सा सहारा वगैरह दिया जाए, ऐसा प्रिंसेस एरिया ने सोचना चाहिए था। बट काहे का सहारा? ये प्रिंसेस एरिया मतलब माँ रेना टारगेरियन के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी थी। सो ये प्रिंसेस एरिया मतलब पिछले 3 सालों में ड्रैगनस्टोन पर एक बहुत ही भयंकर टेरर बन चुकी थी। वो ड्रैगनस्टोन पर किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती। जब रेना के दोस्त वगैरह पहले जिंदा थे, तो वो उनके साथ एकदम बदतमीजी से पेश आती, और एंड्रू को तो वो बहुत ही बुरी तरीके से बुली करती रहती थी। इवन ड्रैगनस्टोन के सेप्टा, मेस्टर्स और इवन सर्वेंट्स को ये एरिया मुंह पे गाली दे देती। वो ड्रैगनस्टोन के लोगों को मुंह पे कुछ भी बोल देती। अभी माना कि अर्ली टीनेजर्स थोड़े से अकड़ में रहते हैं और थोड़ा उनको एक अलग ही एटीट्यूड होता है, बट प्रिंसेस एरिया को तो पता नहीं कुछ अलग ही गुरूर था, और वो थोड़ी सी दिमाग से सटिया गई थी। उसे कभी गुस्सा आए कह नहीं सकते थे। कई बार ड्रैगनस्टोन पर क्वीन इन द ईस्ट रेना को मिलने के लिए कुछ लॉर्ड्स आते थे, और उनके साथ में कुछ अच्छे बड़े बड़े नाइट्स भी होते। तो ये सीधा लॉर्ड पिकफेस, लॉर्ड स्टूपिड, ऐसी सब चीजें करके कुछ भी मुंह पे बोल देती। तो इस तरीके से प्रिंसेस एरिया मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ड्रैगनस्टोन पर हो गया था। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के बीच में क्वीन एलिसन टारगेरियन ड्रैगनस्टोन पर आती है, ताकि वो अपने बड़े बहन रेना को सहारा दे सके। अभी रेना बहुत ही दर्द में थी, और वो इस आइलैंड पर अकेली थी, और ये बात क्वीन एलिसन जानती थी। अभी जहेरिस तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि किंग्स लैंडिंग में कुछ बहुत सारे अलग ही प्रॉब्लम शुरू थे, तो इसीलिए क्वीन एलिसन ड्रैगनस्टोन पर आती है। बट रेना का अभी भी बर्ताव थोड़ा सा अजीब ही रहता है। रेना अपने छोटे बहन क्वीन एलिसन को बिल्कुल भी नहीं मिलती। एलिसन अगर उसके साथ कुछ बात करने जाती, तो रेना उसको वहां से भगा देती। वो हमेशा कहती कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। एकदम हर्ट, एकदम दुखी रहना, दिन भर रूम में रहती, और दिन भर वो वहां पे रोते रहती थी। वो हमेशा अपने दोस्तों को याद करती, और उनके याद में उसे खाना भी नहीं जाता। 2-2 दिन वो वहां पे खाना भी नहीं खाती, और अकेले ही सिर्फ रूम में बैठी रहती थी। रेना ड्रैगनस्टोन के कैसल के इवन अपने रूम के बाहर ही नहीं निकलती, और इसके वजह से ड्रैगनस्टोन पर ड्रीम फायर भी बहुत ही दुखी हो गई थी। रेना और उसके शी ड्रैगन ड्रीम फायर में बहुत ही प्यारा कनेक्शन था। दोनों भी जब एकदम छोटे थे तब से उन दोनों का कनेक्शन रहा है, बट अभी रेना उससे मिलने नहीं आ रही है। ये देख के ड्रीम फायर ने ड्रैगनस्टोन पर एक अलग ही हंगामा करके रखा था। वो दिन भर यहाँ वहां उड़ती रहती, और दिन भर वो चीखती रहती, आंख फेंकती रहती थी, और उसके वजह से भी ड्रैगनस्टोन आइलैंड पे जितने भी लोग रहते थे उनके नाक में दम हो चुका था। इवेंचुअली जब एलिसन की शी ड्रैगन सिल्वर विंग आई, तब ड्रीम फायर को थोड़ा सा सहारा मिला, क्योंकि ड्रीम फायर और सिल्वर विंग वैसे काफी अच्छे दोस्त रहे थे। अब ड्रैगनस्टोन पर वैसे तो एलिसन अपने बहन को सहारा देने के लिए आई थी, बट उसकी बहन उसे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रही है। ये देख के एलिसन ने अलग चीजों की जिम्मेदारी हाथ में ली। पहले तो क्वीन एलिसन ने ड्रैगनस्टोन के कमांडर ऑफ कैसल गैरिसन को हायर किया, फिर ड्रैगनस्टोन पर उसने नए सेप्टा और नए मेस्टर को हायर किया। फिर रेना अभी उससे बात नहीं कर रही है, ये देख के एलिसन ने प्रिंसेस एरिया के साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश की। उसने प्रिंसेस एरिया को सीधा कहा कि एरिया, तुम्हें अपने माँ की मदद करनी चाहिए, वो अभी बहुत दुखी है। तो मुफट प्रिंसेस एरिया ने सीधा एलिसन को भी बोल दिया, वो अगर दुखी है तो मैं क्या करूं?
उसके दोस्त मरे तो मरे, मुझे क्या उसका। शी ऑलवेज फाइंड्स द न्यू वंस, सो आई डोंट केयर। अभी ये 4-5 लोग उसके मर गए तो उसे और कोई 4-5 दोस्त मिलेंगे। उसने मुझे तो कभी अटेंशन ही नहीं दिया, तो मैं उसे क्यों अभी अटेंशन दूं, गई भाड़ में। सिर्फ 13 साल की ये प्रिंसेस एरिया अभी बहुत ही बदमाश बन चुकी थी और बहुत मुंहफट हो गई थी। इवन क्वीन एलिसन को भी समझा कि ये प्रिंसेस एरिया अभी बहुत ही रेबेलियस एटीट्यूड में चली गई है और अभी इस टीनेज के सालों में ऐसा सब होता ही है, तो इसके मुंह लगने से कोई अभी फायदा नहीं होगा। ये चीज क्वीन एलिसन को समझ गई थी। बट फिर भी एक दिन प्रिंसेस एरिया सीधा एलिसन से बात करने आई थी और उसने एलिसन से रोते रोते हुए बात की थी कि आंटी एलिसन प्लीज मुझे यहां से लेके जाइए, मुझे ड्रैगनस्टोन पर नहीं रहना, आई स्टिल मिस किंग्स लैंडिंग, मुझे यहां से ले चलिए। लेडी एलिसा ने भी मुझे कहा था कि शी वुड टेक मी फार अवे फ्रॉम हियर ऑन अ शिप, बट वो मुझे यही छोड़ चली गई, वो मुझे भूल गई। मुझे वापस किंग्स लैंडिंग आना है, मैं अपने किंग्स लैंडिंग के दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ, प्लीज टेक मी अवे। प्रिंसेस एरिया की ये बहुत ही बुरी हालत देख के एलिसन को भी बहुत दुख होता है। सो इसलिए एक बार जब रेना से क्वीन एलिसन की ऐसे ही एक बार बात शुरू थी, तभी उस समय पे बातों ही बातों में प्रिंसेस एरिया का टॉपिक भी आ जाता है। तो इस समय पर क्वीन एलिसन कहती है कि रेना तुम और प्रिंसेस एरिया अभी ड्रैगनस्टोन को छोड़ के किंग्स लैंडिंग में रहने आओ। तब रेना सीधा उसे कहती है कि चुप बैठो तुम, अभी हमारा घर ड्रैगनस्टोन ही है और हम यहीं पे रहेंगे। तो इसके रिप्लाई में एलिसन कहती है कि सिस्टर अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो उसके खिलाफ मैं अभी बात नहीं करूंगी, बट मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि क्या तुम प्रिंसेस एरिया को किंग्स लैंडिंग आने दोगी। प्रिंसेस एरिया चाहती है कि वो किंग्स लैंडिंग में वापस आए और हमारे साथ रहे, एंड वी वुड लव टू हैव हर इन रेड केव, वो वहां पे काफी खुश रहेगी। जैसे ही ये बात एलिसन रेना को कहती है, तब रेना ऑलमोस्ट एलिसन को स्लैप करने वाली थी। उसने कैसे तो अपने आप को रोका और उसने अपने बहन क्वीन को थप्पड़ नहीं मारी, बट रेना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है और एकदम बौखला गई थी। वो जोर से चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी को लेके जाने की बात करोगी। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे जहरिस ने पहले ही मेरा तख्त छीन लिया, मेरा आयरन थ्रोन छीन लिया, और अभी तुम मेरे बेटी को भी लेके जाना चाहते हो। हाउ डेयर यू, यू शुड जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। दुख में, दर्द में, एकदम अकेलेपन में, पता नहीं रेना यहाँ पे क्या बोले जा रही थी, बट उसने ऐसा रैंट मारा कि उसने इवन क्वीन एलिसन को भी रुला ही दिया। इवन क्वीन एलिसन को भी बहुत बुरा लगता है। वो बस अपने बड़े बहन को एक हक करती है और सॉरी बोल के वो वहां से चली जाती है। क्वीन एलिसन ने जितना हो सके उतना रेना के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश की थी। प्रिंसेस एरिया को भी उसने मदद करने की कोशिश की, बट वो उतना ही कर सकती थी। अभी इसके आगे वो क्या ही करेगी। इसीलिए रेना के साथ में हुए झगड़े के बाद में अगले ही दिन सुबह सुबह क्वीन एलिसन सिल्वर विंग पर बैठती है और सीधा किंग्स लैंडिंग में चली आती है। कहते हैं क्वीन एलिसन जैसे ही सिल्वर विंग पर बैठ के किंग्स लैंडिंग के लिए चली जाती है, तब उसी दिन शाम को प्रिंसेस एरिया और रेना के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है। वापस ये एक ऐसा झगड़ा होता है कि जिसकी आवाजें लिटरली ड्रैगनस्टोन के सभी कैसल में चली गई थी। सबको बस माँ बेटी की चीखें सुनाई दी थी, बट एग्जैक्टली उनके बीच में क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं। बट इतना पता है कि माँ बेटी दोनों एक दूसरे पे जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। सो ऐसे एक भयानक झगड़े के साथ साथ ही ये 54 AC का भयानक साल ईयर ऑफ द स्ट्रेंजर खत्म होता है। 55 AC के शुरुआत में थोड़े बहुत फंक्शन होते हैं जिसमें हैंड ऑफ द किंग माइल्स स्मॉलवुड को प्रॉपरली ऑफिशियली हैंड बनाया जाता है। फिर अभी आया हुआ है 55 AC का साल, और इस साल के शुरुआत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड दैट इज ड्रैगन पिट का कंस्ट्रक्शन फाइनली खत्म होता है। तो गाइज आप सोच सकते होंगे कि ड्रैगन पिट कितने सालों से कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो इस कंस्ट्रक्शन का काम मेगोर टारगेरियन ने 42 AC में शुरू किया था, मतलब ऑलमोस्ट 13 सालों के बाद में इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। सो जैसे ही इसका कंस्ट्रक्शन खत्म होता है तो स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में लॉर्ड मैनफ्रेड रेडविन कहते हैं कि अभी ड्रैगन्स यहाँ पे ड्रैगन स्पीट में रहने लगेंगे, तो क्यों ना उनके आने के पहले हम इस ह्यूज ड्रैगन
ड्रैगन पिट में एक टूर्नामेंट का आयोजन करे। पिछले साल 54 एसी में बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई है जिसके कारण हम सभी बहुत दुख में रहे और अपनी स्मॉल फोक भी बहुत ही दुख में रही है। तो क्यों ना हम 55 एसी के इस साल के शुरुआत में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट रखे और सबको एंटरटेन करे और वापस सबको बताए कि किंग्स लैंडिंग आज भी दुनिया का बेस्ट सिटी है। तो ऐसी सब लॉर्ड मैनफ्रेड रेडविन की थोड़ी सी अच्छी क्यूट सी बातें किंग जहेरिस को काफी सही लगती है और किंग जहेरिस भी कहते हैं कि लेट्स ऑर्गेनाइज अ बिग टूर्नामेंट इन ड्रैगन पिट। तो इसी के साथ साथ ड्रैगन पिट के ह्यूज टूर्नामेंट का न्योता पूरे वेस्टरोस में सबके पास जाता है और सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये ह्यूज ड्रैगन पिट में कैसी टूर्नामेंट रखी जाएगी। तो अभी ये टूर्नामेंट 1 महीने के बाद में होने वाली थी और ये टूर्नामेंट शुरू होने के यही कुछ 1.5 महीने पहले रेना टारगेरियन ड्रैगनस्टोन से किंग्स लैंडिंग आती है। रेना ने ड्रीम फायर को रेड कीप के गार्डन में ही लैंड किया और उसने जैसे ही उसे लैंड किया वो जोर से चीखते चिल्लाते हुए मेगॉर्स होल्ड फास्ट में जाने लगती है जहां पर किंग और क्वीन का बसेरा होता है। जहेरिस और एलिसन मेगॉर्स होल्ड फास्ट में से जल्द से नीचे उतरते हैं और वो रेना के तरफ चलने लगते हैं और रेना भी दूसरे तरफ से किंग और क्वीन अपने भाई बहन के तरफ आने लगती है और वो दूर से ही चीखती है, जहेरिस एलिसन, जहेरिस एलिसन, बलेरियन बलेरियन। वो बलेरियन को लेके गई, वो बलेरियन द ब्लैक ड्रेड को लेके गई। दैट मैड मैड चाइल्ड शी टुक बलेरियन। ऐसा कह के रेना ने जहेरिस के कंधे पे भाग के सर रखा और वो फूट फूट के रोने लगी। प्रिंसेस एरिया इज गॉन, शी इज गॉन, दैट फूलिश गर्ल, दैट मैड मैड चाइल्ड। ऐसा कह के रेना फूट फूट के रोए जा रही थी। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, अपने माँ के साथ में झगड़ा करने के बाद में प्रिंसेस एरिया का दिमाग ऐसे घूम जाता है कि उसने ड्रैगन स्टोन पे रहने वाले बलेरियन दो ब्लैक ड्रेड के साथ में सीधा दोस्ती की और बलेरियन पे बैठ के ये सिर्फ 14 साल की बच्ची भाग गई थी। अभी ये कहाँ गई, क्या हुआ, किसी को पता नहीं। तो मैंने आपको पहले भी कुछ चैप्टर्स में बताया था कि ड्रैगन स्टोन पर रहते रहते प्रिंसेस एरिया के अगर कोई दोस्त थे तो एक तो पहली उसकी अच्छी दोस्त थी एलिसा फारमान, बट उसके दूसरे दोस्त जिनके साथ वो सबसे ज्यादा टाइम बिताती थी वो थे ड्रैगन्स। तो अभी ड्रैगन्स पसंद है तो ठीक है, तो उसमें से कोई छोटे ड्रैगन के साथ वो कनेक्शन बना सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया। गुस्से में एटीट्यूड से भरे हुए प्रिंसेस एरिया ने सीधा बलेरियन द ब्लैक ड्रेड को ही लिया और वो भाग गई। रेना ने आगे रोते रोते हुए कहा, ऐसी ये पागल बच्ची मेरे ही नसीब में क्यों आनी थी। वो कोई भी दूसरा ड्रैगन ले सकती थी, बट नहीं, उस कमीनी को बलेरियन ही चाहिए था। दैट बीस्ट जिसे मेगोर ने यूज किया था। उस मैड चाइल्ड को ये भी नहीं पता कि मेरे हस्बैंड, मेरे प्यारे एगोन को उस बीस्ट ने मार गिराया था। हर फादर वॉज किल्ड बाय दैट बीस्ट, बट नो, दैट स्टूपिड मैड चाइल्ड स्टिल चोज हिम। एलिसन, उसने ऐसा क्यों किया होगा? है मदर, और मुझे कितना दर्द झेलना पड़ेगा। क्वीन एलिसन के कंधे पर सर रख के भी ऐसे ही रहना फूट फूट के रोने लगती है। सो प्रिंसेस एरिया इज गॉन। जैसे ही ये सब होता है, जहेरिस का लेजेंडरी स्मॉल काउंसिल काम पे लग जाता है। सेप्टन बार्थ और ग्रैंड मास्टर बेनिफर कुछ अच्छे लेटर्स को ड्राफ्ट करते हैं और वो क्विकली वो सभी लेटर्स अलग अलग वेस्टरोसी लॉर्ड्स को भेजते हैं। इन लेटर्स में यही लिखा होता है कि अगर आपको बलेरियन की अगर कहीं पे भी साइटिंग होती है, आपको अगर बलेरियन दिखाई देता है, तो आप फौरन हमें रेवन भेज के इतला कीजिए। इवन रेगोड्राज अपने एसोस के कुछ कॉन्टैक्ट्स को बताता है कि अगर आपको कोई एक बड़ा काला ड्रैगन दिखता है तो उसका रिपोर्ट यहाँ पे किंग्स लैंडिंग में क्विकली किया जाए। तो अभी बलेरियन द ब्लैक ड्रेड गायब हो चुका है प्रिंसेस एरिया के साथ में। सो यही कुछ 2 हफ्ते किंग्स लैंडिंग में रहने के बाद में रेना एक दिन अचानक सुबह सुबह अपने ड्रैगन ड्रीम फायर पे बैठ के कहीं तो उड़ के निकल जाती है और ये भी वो किसी को बिना बताए चीज करती है। तो अभी वो कहाँ गई, प्रिंसेस एरिया के साथ में क्या होगा, और बहुत सारी ऐसी ही कुछ एक्साइटिंग चीजें हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।